ओके, अब सेकेंड टाइप क्वेश्चन है, और सेकेंड टाइप क्वेश्चन में पहले टाइप में क्या था, केवल डेटा था, फ्रीक्वेंसी नहीं थी। अब डेटा भी है और फ्रीक्वेंसी भी है। डेटा को xi से दिखा रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को fi से दिखा रहे हैं। i का मतलब मैंने समझा रखा है, मैं फिर से बोलता हूं, i का मतलब पोजीशन। जैसे अगर ये सबसे पहला डेटा है तो उसको x1 कहेंगे, है ना, ये दूसरा है तो x2 कहेंगे, तीसरा है तो x3 कहेंगे, इसीलिए i रख दिया है। पहले डेटा का फ्रीक्वेंसी तो x1 का फ्रीक्वेंसी f1, x2 का फ्रीक्वेंसी f2, कुछ ऐसे, तो xi से दिखाया और fi से दिखाया फ्रीक्वेंसी को, है ना। मैंने बताया था कि जब केवल डेटा हो, है ना, तो उसके लिए एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट मेथड है। वो कौन सा मेथड था, सम ऑफ डेटा बाय नंबर ऑफ डेटा। जब डेटा भी हो और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हो, तो इससे वैसे केस में हमारे पास दो मेथड बन जाते हैं। डायरेक्ट मेथड भी हम यूज कर सकते हैं और शॉर्टकट मेथड जिसको अज्यूम मीन मेथड कहते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों पे बात को समझते हैं, ठीक है। xi हमारा क्या है, 18, 21, 23, 25, 27, 29, 31, ये हमारा xi था। उसका fi क्या हुआ, 13, 15, 16, 18, 16, 15, 13, ये हमारा fi था। डायरेक्ट मेथड सिर्फ इतना कहता है कि भैया जो भी डाटा है उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो और एक नया कॉलम बना दो। ऐसे ही बनाना है, आपके पास ऐसे इंफॉर्मेशन होगा, आपको कॉलम्स क्रिएट करने हैं, डाटा का कॉलम, फ्रीक्वेंसी का कॉलम और फिर xi इंटू fi का, है ना, किसका, xi इंटू fi का, है ना। डाटा को उसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करो और लिख दो। क्लियर हो रही बात ना, डाटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया, लिख दिया, डाटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और लिख दिया। कुछ इस तरीके से हमने xi इंटू fi कर लिया। बहुत आसान चैप्टर है, मार्क्स गेनिंग चैप्टर है, कुछ करना नहीं तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। तो डाटा को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई किया और एक और कॉलम तय किया जिसको xi इंटू fi नाम दिया। अब क्या करना है, सबसे लास्ट वाले कॉलम में जो भी आया है उसका निकालना है सबमिशन, है ना। मैंने बता रखा है ना, इस साइन का मतलब, ठीक है, इसको समीशन कहते हैं। जिसके साथ भी ये लग गया मतलब उनको जोड़ने की बात चल रही है, उसको ऐड कर दीजिए। तो इसके साथ लग गया, जैसे मैंने बोला एक्स समेशन ऑफ xi fi, मतलब जो भी xi fi में है सबको जोड़ लीजिए। मैंने बोला समेशन ऑफ fi बोल दिया, तो जो भी fi में है सबको जोड़ लीजिए, ठीक है। तो जो भी xi fi में था सबको जोड़ लिया, रिजल्ट आया 2637। जो भी fi में था उसको भी जोड़ लिया 106। याद रखना है, अभी हम लोग मेथड बहुत पढ़ने वाले हैं। कोई भी मेथड, ट्रिक समझो, कोई भी मेथड होगा हमेशा fi जुटेगा ही जुटेगा। मीन निकाला जा रहा है मीन, तो उसमें fi को जुटना ही जुटना है। और कौन कौन मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई कौन होगा, हमेशा मल्टीप्लाई fi ही होगा, ठीक है। जो सबसे लास्ट कॉलम बनेगा उससे, है ना, एक fi तो है ही, ये मल्टीप्लाई किससे होगा, ठीक है। ठीक सबसे उस मेथड जो सबसे लास्ट में कॉलम बनेगा, अभी आगे समझ में आएगा, सबसे लास्ट में जो कॉलम बनेगा उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे fi को। और जो भी मल्टीप्लाइड होके आएगा लास्ट कॉलम जो भी मल्टीप्लाइड होके आएगा वही जुटेगा, और जो भी जुटेगा वही हमेशा डिवाइड होगा किससे, fi के ही सम से। क्लियर हो रही बात ना, ठीक है। तो खैर डायरेक्ट मेथड में मैंने, है ना, बहुत पजल नहीं करना है, बस सिंपल आपको xi दिया है, fi दिया है, xi को fi से गुना करके लिखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लिख दो, ठीक है। जो भी xi इंटू fi आया है इन सबको जोड़ लो, fi को भी जोड़ लो, और ये रहा हमारा फॉर्मूला, है ना, निकालने का मीन। डायरेक्ट मेथड में क्या फॉर्मूला होता है, जब फ्रीक्वेंसी भी होती है तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ xi इंटू fi, सम ऑफ, है ना, xi इंटू fi बाई समेशन ऑफ fi, है ना। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है जब फ्रीक्वेंसी और डेटा दोनों अवेलेबल। हमारे पास सम ऑफ xi fi आया, ये सम ऑफ fi आया है, इसको डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आ गया 24.88। बहुत अच्छा। शॉर्टकट मेथड समझते, शॉर्टकट मेथड क्या है, फिर अज्यूम्ड मीन मेथड क्या है, इसी को शॉर्टकट भी कहते हैं। नाम में ही जाहिर है एक मीन अज्यूम करना होगा, तो अभी से समझ लीजिए, मीन अज्यूम किस में से करेंगे, हमेशा xi में से ही करेंगे, xi में से ही किसी को मीन अज्यूम करेंगे। इनमें से किसी को भी आप मीन अज्यूम कर सकते हो, है ना। जो एग्जैक्टली बीच में पड़ेगा अगर उसको मान लोगे तो कैलकुलेशंस बहुत छोटे हो जाएंगे, ठीक है। एग्जैक्टली जो बीच में पड़ रहा है, ठीक है, या फिर आसपास में, जो बीच में या फिर बीच में ही आसपास में पड़ रहा हो उसको मानना चाहिए, कैलकुलेशंस थोड़े छोटे हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे मानने को नो रिस्ट्रिक्शन है, आप इसको मान लो अज्यूम मीन, जिसको ए से, अज्यूम मीन को दिखाते हैं ए से, ठीक है। ए मतलब हमने मीन मान लिया, जो हमको मीन निकाला था हमने पहले ही मीन मान लिया, ऐसे इसी को बोलते, इसलिए बोलते इसको अज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो हम किसी भी एक को, इनमें से किसी भी एक को पहले ही मीन मान लेंगे, ठीक है। बीच वाले को मानने से कैलकुलेशन थोड़े छोटे हो जाएंगे। फिर काम वही है, fi दिया है, fi को लिख लीजिए। अब अज्यूम मीन वाले में हमको di निकालना होता है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में समझाया हुआ है कि di कैसे निकालते हैं। क्या करते हैं, जिसको भी हमने मीन अज्यूम कर लिया, जिसको भी हमने मीन मान लिया है ना, उस मीन को सारे डेटा में से, सारे xi में से बारी बारी से घटा देंगे।
यानी कि 18 से भी 25 को माइनस करेंगे, 21 से 25 माइनस करेंगे, 23 से 25 माइनस करेंगे, 25 में से भी 25 माइनस करेंगे, जिसको भी माना है उसको सभी xi में से माइनस करेंगे, xi माइनस ए, यही डी निकालने का तरीका। डेविएशन, डी फॉर डेविएशन निकाल लिया है ना। याद रखना है कि जहां आपने मीन को अज्यूम किया है उसके ठीक सामने में रिजल्ट 0 आएगा डी का, ऊपर में निगेटिव आएगा, नीचे में पॉजिटिव आएगा। और यही रीजन है कि एकदम बीच में मानना चाहिए, क्योंकि अगर निगेटिव और पॉजिटिव आ जाता है तो कैलकुलेशंस में बहुत नंबर ऐसे ही छोटे हो जाते हैं, घट जाते हैं, ठीक है। तो बहुत गलतियों से हम बच जाते हैं, ठीक है। 18 से 25 गया तो -7, 21 से 25 गया तो -4, 23 से 25 गया तो -2, 25 से 25 गया तो 0, है ना। 27 से 25 हमेशा xi में से घटेगा, ये xi माइनस ए है, तो xi माइनस ए, xi माइनस ए, xi माइनस ए, ये समझ में आया। अभी मैं बताया थोड़ा सा थोड़ा देर पहले कि जो भी कॉलम आएगा लास्ट हमेशा मल्टीप्लाई fi ही होगा, फ्रीक्वेंसी ही मल्टीप्लाई होगा, किससे? लास्ट कॉलम से। fi को di से कर दिया मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई का जो भी आया सो लिख दिया। और जो भी मल्टीप्लाइड होने के बाद कॉलम आएगा वही जुटेगा, वही क्या होगा, उसी का समेशन निकलेगा। समेशन ऑफ fi di निकाल दो, जोड़ लो इसको। देखो कितना आसान हो गया, इसलिए बोला कि बीच को मानना चाहिए। देखो -32 + 32 कहानी खत्म, -60 + 60 कहानी खत्म, सिर्फ क्या बच गया -91 अब प्लस में 78, है ना। आराम से जोड़ लेंगे इसको, है ना। कितना आएगा? -30 माइनस में 13 आएगा। इस तरीके से बीच वाले को मानने से फायदा ये हो जाता है, ठीक है। अब फिर जोड़ना हमेशा, कोई मेथड कोई भी हो, हमेशा fi ही जुटेगा। fi जोड़ा 106 आया। कौन डिवाइड होगा? जो भी इनटू होके आया था सम, उसको डिवाइड हमेशा किससे करेंगे? fi से ही करेंगे। और जो चीज हमने माइनस कर दिया था, इस a को तो हमने अपने मन से मान के माइनस कर दिया था, क्योंकि सब में से a माइनस हो चुका था, इसलिए जो भी रिजल्ट आ रहा है उसमें क्या कर देंगे? उसी a को जोड़ देंगे। यही है अज्यूम्ड मीन मेथड के जरिए, है ना, एक फॉर्मूला। क्लियर है? कुछ बहुत लॉजिक नहीं है, ठीक है। जो हमने माइनस किया था एक्स्ट्रा बेवजह, है ना, उसी को हमने फिर जोड़ दिया, ठीक है। क्लियर है? तो समेशन ऑफ fi di by summation of fi plus a, this is the method, this is the formula to find out the mean using assumed mean method, या फिर इसी को शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है। -13/106 अब प्लस में a है 25। भिन्न का जुड़ मत निकालना है, सम ऑफ फ्रैक्शन मत निकालना है, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। सीधे डिवाइड कीजिए, है ना। कितना आया? माइनस में 0.12 अब प्लस में 25, और सब्ट्रैक्ट माइनस ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी ना कर लीजिए, रिजल्ट कहां गया? 24.88। याद रखिएगा कि मेथड भले ही चेंज कर जाए, मीन आपका चेंज नहीं करेगा। जो मीन पहले था वही मीन हमेशा रहेगा। या फिर ए आप कुछ भी ले लो, ए अज्यूम मीन को आप कुछ भी अज्यूम कर लो, हमेशा मीन xi में से ही अज्यूम करेंगे, तो मीन को कुछ भी अज्यूम कर लेंगे, है ना, तब भी रिजल्ट 24.88 रहेगा। आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। कुछ इस तरीके से हम जब डेटा हो और फ्रीक्वेंसी दोनों हो तो ऐसे काम करते हैं। अब इसी में अगले वीडियो में सीखेंगे कि अगर ना फ्रीक्वेंसी में से कोई फ्रीक्वेंसी गायब कर दे, मीन दे देगा और कोई फ्रीक्वेंसी गायब कर देगा, ठीक है, तो कैसे उस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। मेथड बिल्कुल यही होगा, कुछ बदलाव नहीं करना है, सीधे सीधे सॉल्व कर देना है, ठीक है। क्लियर है? जैसे मैं नया क्वेश्चन है, इसी पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है, कि कैसे वो समझ में आ चुका होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन कैसा बन जाएगा इसके ऊपर कि क्या करेगा, ठीक है, आपको मान लो इस 18 को गायब कर दिया, अब बोल दिया कि भैया यहाँ पे कोई, है ना, अननोन फ्रीक्वेंसी है p जिसको आपको निकालना है, और मीन दे देगा। इसका मीन दे दिया, मान लो 25 मीन दे दिया आपको, मीन दे देगा। जैसे ही फ्रीक्वेंसी गायब करेगा मीन दे देगा, फ्रीक्वेंसी गायब करते ही क्या दे देगा? मीन आपको दे देगा, ठीक है। क्लियर है? तो जब आप डायरेक्ट मेथड जाओ, डायरेक्ट मेथड पे जाओ या फिर अज्यूम पे जिसमें जाना है जिसमें जाना चले जाओ, ठीक है। जैसे मान डायरेक्ट मेथड पे गए तो क्या होगा? कुछ यही होगा कि जहां 18 है वहां पे आ जाएगा p, है ना, और ये मल्टीप्लाइड होकर कितना जाएगा? 25p हो जाएगा। जब आप इसको ऐड करोगे, समझना बात को, कितना था? 26, है ना, 2637 था, और यहाँ पे 450 था, तो 450 को कम कर दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 13 से 8 गया तो 8 5 13 और 1 और यहाँ पे 2, इतना आएगा। तो 2187 आएगा। प्लस में ये 25p अलग हो जाएगी, कि वो तो है ना एल्जेब्रिकली अलग हो गया, 25p हो गया ये, है ना। तो इन सबको हमने ऐड किया, इसको फिर प्लस में जैसे दिखाना था दिखा दिया। सभी तो हमको सबको जोड़ना ही है ना, तो अल्टीमेटली जोड़ दिया। इसमें 106 था, यहाँ पे 18 था, तो 106 में से 18 को माइनस करें, कितना हो जाएगा यहाँ पे? ठीक है, 8 और यहाँ पे 8, कितना आया? 88 आया। और ये प्लस में p जैसे है वैसे छोड़ दिया, प्लस में p जैसे था वैसे छोड़ दिया, क्योंकि जोड़ना था ना, जोड़ लिया।
अब फिर फॉर्मूला तो वही होता है, क्या होता है, मीन इज इक्वल टू होता है समीशन ऑफ fi इंटू xi, कर देगा 2187 और प्लस में 25p और बाई में समीशन ऑफ fi कितना हो जाएगा 88 और प्लस में p। मीन दे रखा है ना क्वेश्चन में, क्वेश्चन में मीन दे रखा है, मीन कितना है 25, तो 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2187 प्लस में 25p और बाय में कितना हो जाएगा 88 प्लस p, बाय में 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 25 इंटू 88 प्लस p इज इक्वल टू 2187 और प्लस में 25p, क्लियर है। और फिर इसको ही सॉल्व कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे तो हम p का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कुछ है ना मतलब ये जो मीन जो है मैंने है ना बहुत उल्टा ले लिया है, इसलिए है ना रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि 25 से 25 कट ही जाएगा, ठीक है। बट फिर भी है ना आपको पैटर्न ऐसे ही बना, ऐसे ही लेके बढ़ जाना है, ठीक है। मीन दिया जाएगा, मीन की जगह पे मीन रख देना है, आप सम ऑफ xi fi करो, ऐसे ही जुटेगा ना, क्योंकि नंबर्स तो जुट जाएंगे बट इसमें तो अल्फा बीटा अवेलेबल है तो इसको तो प्लस में 25p अलग ही लिखना पड़ेगा। वैसे यहाँ भी नंबर्स जुट जाएंगे बट प्लस में p तो अलग ही हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो जिसका वैल्यू उसको जगह पुट कर देंगे और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास p का x का y का जो भी यहाँ पे होगा नोन उसका वैल्यू निकल जाएगा। मैंने मीन गलत मान लिया है, जो आपने देखा था इससे पहले मीन 24.88 था, ठीक है। तो मीन 24.88 मानेंगे तो आराम से p का वैल्यू निकलेगा, है ना। चलो मीन को 24 है ना 24.88 कर ही देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 24.88 और यहाँ भी कितना हो जाएगा 24.88। अब सॉल्व करना, आराम से p का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, जो भी आना होगा आएगा, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है ना। और ये भी याद रखना फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट में नहीं आते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी कभी भी पॉइंट में नहीं आएंगे, फ्रीक्वेंसी डेटा ये कभी पॉइंट में नहीं होते हैं, ठीक है। ये हमेशा परफेक्ट नंबर होंगे, निगेटिव भी कभी नहीं, निगेटिव कैसे निगेटिव हो जाएगा, डाटा कभी निगेटिव हो नहीं सकता तो उसका रिपीटेशन कैसे निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डाटा कभी निगेटिव नहीं होता, यानी कि मीन मीडियन मोड भी जो आएगा, मीन मीडियन मोड भले ही पॉइंट में आ सकता है क्योंकि एवरेज वैल्यू अप्रोक्सीमेट आंसर है, लेकिन वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहां से जो p निकलेगा वो p हमेशा परफेक्ट नंबर आना चाहिए, ठीक है। हमने जो ले लिया है मीन, उस मीन के साथ भले ही ये परफेक्ट p ना दे दे, बट मैंने सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ठीक है। क्वेश्चन आपको वैसा ही दिया जाएगा, क्वेश्चन आपको वैसा ही फ्रेम करके दिया जाएगा जिसमें आपका जो अननोन फ्रीक्वेंसी उसका रिजल्ट कट के एक परफेक्ट नंबर आ रहा होगा, समझ पाए। लेकिन सॉल्व कैसे करना है वो दिमाग में, सॉल्व कैसे करना है वो समझ के रखना दिमाग में, ठीक है। फिर अब इसके बाद बात करते हैं जब डाटा ग्रुप्ड हो जाएगा तब क्या करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो इस मेथड से ना करके उस मेथड से करेंगे, किससे DI वाले से, तो DI वाले में भी ऐसे ही बढ़ जाएंगे, वहां पे DI आ जाएगा, तो फिर DI वाले में भी ये p वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा, p वाला कॉन्सेप्ट घुस जाएगा, फिर उसके फॉर्मूले में भी वही काम, जैसे यहाँ पे डाला है फॉर्मूले वाइज वैसे वहां पे डाल देंगे फॉर्मूले वाइज। क्लियर हो रही मेरी बात, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं इसको है ना बनाता हूँ फॉर्म, मतलब उसके उस मेथड से बना के दिखाता हूँ एक बार एग्जैक्टली कैसे बढ़ा जाएगा, ओके। तो है ना उस मेथड पे भी, किस पे, अज्यूम मीन मेथड पे भी वही काम है। कैसे करेंगे, आपके पास xi है, आपके पास fi है, क्या करेंगे उसमें di निकाल देते हैं। di के लिए क्या करते हैं, xi में से पहले किसी को a अज्यूम कर लेते हैं, इस बार मैंने इसको a अज्यूम कर लिया, एक जिसको अज्यूम कर लिया, बीच वाले को मानेंगे तो आसान रहेगा, छोटा है, बीच वाले को मानने पे कैलकुलेशन थोड़े छोटे हो जाते हैं, ठीक है। जिसको मान लिया, फिर di कैसे निकलता है, di कैसे निकलता है, जितने भी xi है उसको है ना उसमें से a को माइनस कर दो, जो भी a आपने माना है, 18 माइनस 23, 21 माइनस 23, 23 माइनस 23, फिर 25 माइनस 23, कुछ ऐसे करके हमने di निकाल लिया। फिर देखिए क्या है fi इंटू di निकालने का, तो fi को di से मल्टीप्लाई करो, fi को di से कर दिया मल्टीप्लाई, फिर जो भी fi इंटू di है उसको सम कर लो, है ना, हमेशा fi का सम कर लो, है ना। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है ना, ठीक है, समेशन ऑफ fi di बाई समेशन ऑफ fi प्लस में a, ठीक है। मान लो मीन दिए है, ये मीन कुछ भी होता है, ये मीन आपको वैसा ही प्रोवाइड किया गया होगा जिसको सॉल्व होने के, जिसको रख के सॉल्व करने के बाद p जो है आपका, p का जो वैल्यू है वह एग्जैक्टली परफेक्ट नंबर है, पॉजिटिव में परफेक्ट नंबर है, पॉइंट में नहीं आएगा। p जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और डेटा कभी निगेटिव नहीं हो सकता और कभी पॉइंट में नहीं हो सकता, समझ नहीं बात ना। हाँ भले ही इससे निकलने वाला मीन मीडियन मोड ये सब पॉइंट में हो जाए, लेकिन मीन मीडियन मोड भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, मीन मीडियन मोड भी कभी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो है ना घबराने की जरूरत नहीं है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे समझा रहा हूँ, मैंने सिर्फ क्वेश्चन को फ्रेम किया है, ठीक है। आपको ऐसा ही मीन दिया होगा, जिस मीन को आप यहाँ पे रख के सॉल्व करोगे तो p का वैल्यू एक परफेक्ट नेचुरल नंबर आएगा, परफेक्ट नेचुरल नंबर आएगा, या फिर होल भी कह लो, जीरो भी p का वैल्यू हो सकता है, p का वैल्यू नेचुरल ना बोल के हम यहाँ पे अच्छा रहेगा कि होल कह लेते हैं, ठीक है, परफेक्ट होल नंबर आएगा, ठीक है, जीरो भी हो सकता है p का वैल्यू,
ठीक है। लेकिन कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसे ही सॉल्व करेंगे, डाल देंगे मीन की जगह पे मीन का वैल्यू, समीशन ऑफ एफ आई डी की जगह पे समीशन ऑफ एफ आई डी का वैल्यू, समीशन ऑफ एफ आई की जगह पे समीशन ऑफ एफ आई का वैल्यू, और फिर प्लस में जो भी आपने माना, जो भी आपने मीन को अज्यूम किया था, है ना, आपको वो डाल देना है ना। फिर बाई में 1 डाल के इसको सॉल्व कर लिया, यहाँ तक पहुंचा, यहाँ तक पहुंचा, आई इज इक्वल टू मीन तो है ही, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ के पी का वैल्यू निकाल देंगे। मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया क्योंकि मैंने यहाँ सॉल्व नहीं किया क्योंकि, है ना, मैंने जो माना है मीन, ठीक है, वो रैंडम मान लिया है, ठीक है। आपके पास मीन वैसा ही होगा, जिस मीन को लेके सॉल्व करेंगे तो पी का वैल्यू हमेशा एक होल नंबर, एक परफेक्ट नंबर आएगा। बट बढ़ना ऐसे ही है कुछ, कि अगर फ्रीक्वेंसी गायब होगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आखिर, है ना। अब ये सेकंड टाइप हो गया, अब थर्ड टाइप पे जानेंगे कि अगर हमारे पास सीआई होगा, मतलब क्लास इंटरवल होगा, हमारे पास ग्रुप होगा डाटा का, तो कैसे सॉल्व करेंगे। बेसिकली क्लास 10th में वही आपका क्वेश्चन बनने वाला है, एग्जामिनेशन अगर आएगा, है ना, तो ग्रुप वाला ही आएगा, ये सब की संभावनाएं बहुत कम होती है, ठीक है। थैंक यू।